हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद चंद्र प्रकाश। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है क्लास 10th के बच्चों के लिए है, जिसमें हम क्लास 10th के मैथ का संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो वीडियो है, अगर अभी तक आपने मैथ में आपकी अच्छी तैयारी नहीं हुई है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए बिना किसी देर, क्योंकि इस वीडियो में जो है हम क्लास 10th के मैथ के जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर के जितने महत्वपूर्ण फार्मूले हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, उन सभी का इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है हिंदी मीडियम छात्रों के लिए है। इसके बाद हम एक वीडियो लाएंगे जो इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला चैप्टर का डिस्कस करेंगे वास्तविक संख्याओं का, यानी वास्तविक संख्याएं बेटा क्या होती हैं। इससे रिलेटेड हम जो इसमें एक प्रमेय होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। तो ये क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होती है, ये होती है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। यानी भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। और इसमें एक फार्मूला होता है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, यानी बेटा जब कोई दो धनात्मक पूर्णांक दिए होंगे ए और बी, तो उनका जो होगा धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो होगा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होगा उनका एलसीएम गुणे एचसीएफ होगा। देखो, कभी कभी क्या होता है कि ये फार्मूला पूछ लिया जाता है, या कभी से फार्मूला नहीं पूछते हैं तो क्या करते हैं, इस पर एक सवाल पूछ लिया जाता है। तो बेटा इस पे क्या पढ़ते हैं, सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, आगे हम देखेंगे परमेय संख्या, यानी यहाँ पर हम देखेंगे रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पी और क्यू दोनों क्या होते हैं, सहभाज्य संख्याएं होती हैं। सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, उन्हें क्या कहते हैं, परमेय संख्याएं कहते हैं। आगे देखेंगे परमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार, यानी इनका जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत दशमलव प्रसार होता है या फिर अशांत दशमलव प्रसार होता है। तो कैसे हम जानेंगे कि कब दशमलव प्रसार शांत होगा और कब दशमलव प्रसार इनका जो होगा अशांत होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि परमेय संख्या पी और क्यू दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है यदि क्यू के अभाज्य गुणनखंड, यानी बेटा जो क्यू के अभाज्य गुणनखंड है अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार। यानी आप डिनोमिनेटर को चेक कर लेंगे, अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m यानी 2 और 5 के ही फैक्टर आ रहे हैं, तो इसका मतलब उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा। आगे देखेंगे परमेय संख्या पी और क्यू का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। कब अशांत होगा, यानी जब 2 और 5 के अलावा अदर कोई फैक्टर आ गए, अदर कोई और गुणनखंड आ गई, इनको छोड़ के कोई और आ गए, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो जो होगा बेटा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती समझ में आ गया। चलिए आगे देखेंगे हम। हमारा नेक्स्ट चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि यानी ये समीकरण होता क्या है चैप्टर, यानी कि वह समीकरण जिसमें दो चर होते हैं, यानी दो चर। चर क्या होते हैं, जिनका मान बदलता रहता है वो चर होते हैं, और जो फिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, अचर होते हैं। तथा दोनों चरों की घात एक हो, यानी कि वह समीकरण जिसमें दो चर हों तथा दोनों चरों की घात एक हो, वह समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। आगे देखेंगे हम, यानी इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है। यहाँ एक्स और वाई क्या होंगे, दो चर हो जाएंगे। देखो इनकी पावर कितनी है, 1 1 है। ए बी सी क्या होंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। आगे देखेंगे हम, सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण सरल रेखा को निरूपित करते हैं। यानी कि सरल रेखा की बात करें तो यानी जितनी भी इक्वेशन होती हैं, अगर उनकी वेरिएबल की पावर 1 है तो वो सारे क्या करेंगे, सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेंगे। दो सरल रेखाओं के समीकरण इस प्रकार हम मान सकते हैं। अब यहाँ पर तीन कंडीशन होती हैं लाइंस के, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए क्या होता है, अगर हमें दिखाना है कि लाइंस क्या है, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इस कंडीशन में जो a1/a2 होता है, यानी जो a1/a2 होता है ये इक्वल टू होता है b1 में नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। इस स्थिति में जो होगा वो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होता है, और समीकरण निकाय कैसा होता है, संगत होता है। आगे हम देखेंगे समांतर के लिए, यानी समांतर के लिए बेटा हम देखेंगे तो समांतर रेखाएं, यहाँ पर a1/a2
इक्वल होता है b1/b2, नॉट इक्वल c1/c2 होता है। यानी इस कंडीशन में दो लाइन जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, और इस कंडीशन में जब लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करते तो यहाँ हमें कोई हल नहीं मिलता। यानी इसमें जो समीकरण निकाय का जो हल होता है वो कैसा होता है, असंगत होता है, यानी कोई भी हल नहीं होता है। और समीकरण निकाय का जो हल होता है वो कैसा होता है बेटा, असंगत होता है। आगे देखेंगे समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं क्या होती है, यानी लाइन जो रेखाएं हैं वो ओवरलैप करें, यानी एक के ऊपर एक लाइन होगी। यानी इस कंडीशन, इसकी जो कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 और इक्वल होता है c1/c2, यानी इसमें तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस कंडीशन में, इस स्थिति में रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं तथा समीकरण निकाय का हल जो होता है वो संगत होता है। यानी असंगत कब होगा, असंगत बेटा तब होगा जब हमें कोई हल नहीं मिलेगा। यानी रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, बाकी जो प्रतिच्छेदी करेंगे वहाँ पर क्या होगा, एक हल मिलेगा, तो यानी वो भी समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत होगा। संपाती होंगी, लाइन हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे हैं तो इसका मतलब अनंत हल मिलेंगे, तो वहाँ पर भी समीकरण निकाय का जो हल होगा कैसा होगा, संगत होगा। यानी जब हल हमें मिल रहा है तो उसका समीकरण निकाय का जो हल होगा वो संगत होगा, और जहाँ पर हल नहीं मिलेगा वहाँ पर समीकरण निकाय का हल जो होगा वो असंगत हो जाएगा। आगे देखेंगे इसी चैप्टर से कुछ फार्मूले यहाँ पर देख लेंगे नदी और नाव से रिलेटेड। भाई इस पे एक न्यूमेरिकल पूछ लिया था, यानी कि इस पे जो सवाल हैं वो पूछे जाते हैं, तो इस पे सवाल कैसे बनेंगे उनको मैं जब क्वेश्चन का डिस्कस कराऊंगा तब बताऊंगा। यहाँ फार्मूले देखिए कि मैंने क्या किया, नदी की चाल मान लिया y किलोमीटर और नाव की चाल मान लिया x किलोमीटर। नाव की चाल और नदी, और देखो यहाँ पर नाव की चाल x किलोमीटर और नदी की चाल y किलोमीटर है, यानी धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल का मतलब कि जिधर नदी बह रही है उधर ही हम नाव को लेकर जाएं तो चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। और धारा के प्रतिकूल बोलें तो चाल क्या होगी, घट जाएगी। हमेशा क्या होगा, नाव की चाल में से हम धारा की चाल को घटाएंगे, बिकॉज क्योंकि नाव की अगर चाल अगर धारा की चाल से कम होगी तो नाव तो उसी डायरेक्शन में बह जाएगी। इसलिए हम यहाँ जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा नाव की चाल में से धारा की चाल को घटाएंगे। आगे कुछ फार्मूले देख लेंगे, फार्मूले आगे बटा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो होता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूसरा समय बराबर निकालेंगे, दूरी बटा चाल होता है, और चाल गुणे समय बराबर क्या होता है, दूरी होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, दो चैप्टर में डिस्कस कर लिया। इसमें एक चैप्टर छूट गया है बहुपद यानी पोलिनोमियल, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर होगा बेटा हमारा द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है x² + bx + c = 0 के रूप की समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। यदि x² का गुणांक a शून्य ना हो तो, यानी यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है वो a शून्य नहीं होना चाहिए, b और c शून्य हो सकते हैं, तो यहाँ पर a नहीं शून्य होना चाहिए। यानी ये जो इक्वेशन होती है क्या होती है, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, जहाँ b और c के मान शून्य हो सकते हैं। आगे देखेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ, यानी इस समीकरण को हल करने की विधियाँ कौन कौन सी है। सबसे पहली विधि जो गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टर मेथड। तो इस विधि में गुणनखंड करके हल किया जाता है। जैसे ये इक्वेशन दे रखी है तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसका हम जो अचर पद c होता है उसका x को गुणांक से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने पर उसको सॉल्व करते हैं। तो आप इसको सॉल्यूशन आप इसको देख सकते हैं। आगे एक दूसरी विधि होती है जिसे बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, यानी कि इसको हम पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने समझा दिया है, आप इसको देख के डिस्कस कर सकते हैं। मैं खाली फार्मूले का डिस्कस कर रहा हूँ। अगला देखेंगे, अगला फार्मूला जो हमारा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यानी द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए, वो होता है सीधा चार्य सूत्र। यानी x = होता है बेटा माइनस का b ± √b² - 4ac/2a होता है। यानी ये हम तब लगाते हैं जब हमारे फैक्टर नहीं बनते आसानी से। आगे देखेंगे विविक्तर क्या होता है। विविक्तर मतलब बेटा जो d = होता है b² - 4ac होता है। आगे हम देखेंगे मूलों की प्रकृति, ये इंपॉर्टेंट है। मूलों की प्रकृति यानी कि दो समान वास्तविक हल होंगे यदि b² - 4ac = 0, यानी अगर विविक्तर d अगर 0 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब मूल कैसे होंगे, समान होंगे और वास्तविक होंगे। दूसरा, दो भिन्न वास्तविक हल होंगे, यानी b² - 4ac ग्रेटर होगा 0 से, यानी यहाँ पर क्या होगा, d जो होगा वो ग्रेटर होगा 0 से। कोई हल वास्तविक नहीं होगा जब d क्या होगा हमारा लेस होगा 0 से, तब कोई हल वास्तविक नहीं होगा। ये तीन कंडीशन आपको अच्छे से याद रखनी है।
आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो होगा निर्देशांक ज्यामित होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम चतुर्थांश के बारे में देख लेंगे। तो ये एक्स एक्सिस होती है और ये क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। तो यहाँ बेटा ये जो होता है मूल बिंदु होता है, यानी ये जो बिंदु होता है मूल बिंदु 0,0 होता है। इसमें क्या होते हैं एक्स और वाई, इसमें एक्स और वाई दोनों प्लस होते हैं। इसमें क्या होता है एक्स माइनस होता है, वाई प्लस होता है। इसमें दोनों माइनस होते हैं, इसमें एक्स प्लस होता है, वाई माइनस होता है। बस आपको इतना याद रखना है। आगे इसको हम देखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। यानी कि अगर दो बिंदु हमें दे रखे हैं, एक ए दे रखा है, दूसरा बिंदु बी दे रखा है। ए के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तब अगर हमसे कोई ए बी पूछे कि ए बी क्या होगी, यानी इन ए और बी के बीच की दूरी, तो उसका जो फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। आगे हम देखेंगे खंड सूत्र, यानी हमारा जो सेक्शन फार्मूला होता है। अगर कोई लाइन्स दे रखी है, अगर कोई लाइन्स ए बी दे रखी है, इसको कोई दो एक पॉइंट आर है जो इसको m1 और m2 रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो अंतःविभाजन के लिए होगा आर बिंदु को अंतःविभाजित कर रहा है, अतः आर के जो निर्देशांक होंगे वो बेटा क्या होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2 होगा। दूसरा जो y हो जाएगा, यानी ये जो होता है ये x इक्वल टू होता है और ये जो होता है ये क्या होता है y इक्वल टू होता है। ये y इक्वल टू होगा m1 y2 प्लस का m2 y1 अपान में m1 प्लस m2 होता है। ये जब ये किसके लिए फार्मूला अंतर विभाजन के लिए है, y विभाजन के लिए होगा तो यहाँ पर क्या होगा माइनस आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। आगे देखेंगे अगर दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी, यानी ए और बी अगर कोई दो बिंदु हमें दे रखे हैं तो इनका अगर मध्य बिंदु पी क्या है यहाँ पर मध्य बिंदु है, तो इसके निर्देशांक जो होंगे बिंदु पी के वो x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2 हो जाएंगे। आगे देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी जब हमें त्रिभुज के शीर्ष दिए होंगे एक ए बी सी शीर्ष दिए होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 23, 31, 12। याद कैसे रखेंगे आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 y2 - y3 यानी 23 हो जाएगा प्लस x2 31 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 23, 31, 12। यानी ये नंबर आप याद रखेंगे 23, 31, 12। इसी से आप याद कर सकते हैं। यदि बिंदु संरेख हैं तब क्या होगा बेटा, अगर बिंदु संरेख हैं तो वहाँ पर त्रिभुज नहीं बन सकता है। तो इसका मतलब एक कंडीशन होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। या कि बिंदु अगर संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। या सेकंड कंडीशन हम ये भी दिखा सकते हैं कि यहाँ से AC जो होगा वो बराबर होगा AB प्लस BC के। अगर हमने ये दिखा दिया तो वो क्या होगा, बिंदु जो होंगे वो संरेख हो जाएंगे। अगला चैप्टर हमारा जो होगा वो त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति पर डिस्कस करेंगे। यानी यहाँ पर त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम जान लेते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। यानी वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण है 90 डिग्री हो, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। अब यहाँ बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो बेटा लागू होती है वो समकोण त्रिभुज में लागू होती है। यानी कि समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें जिसका एक कोण कितना होता हो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो कोण बी है वो कितना है 90 है। कोण बी कितना दे रखा है 90 दे रखा है। तो यानी ये पर 90 है। तो यानी जो पाइथागोरस प्रमेय होती है कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी जो बड़ी किसी भी समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा का वर्ग होता है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आगे यहाँ से देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो टोटल जो होते हैं वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। यानी साइन थीटा बराबर जो होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ से लाल बटे कक्का यानी एल का मतलब लंब। तो साइन थीटा बराबर बेटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण और कास थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। और ये कासिक थीटा जो होगा साइन का उल्टा हो जाएगा, सेक थीटा कास का उल्टा होगा और tan थीटा काट का उल्टा हो जाएगा। ये फार्मूले आप यहाँ से देख लेंगे, लाल बटे कक्का से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट है त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी, तो इसको आप देख लेंगे और इसको अच्छे से आप तैयार कर लेंगे, पढ़ लेंगे। यहाँ टेबल आपके लिए लिख दी गई, तो टेबल आप इसको अच्छे से देख कर तैयार कर सकते हैं। कैसे मान निकालते हैं इसका साइन थीटा का वो यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। सब समीकरणाएँ कुछ हैं वो आप याद कर लीजिए। पहली सब समीकरण हमारी जो है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तीसरी कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तीनों को आप याद कर सकते हैं।
त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच में संबंध, यानी यहाँ पर जो होता है साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा और tan थीटा 1/cot थीटा। बाकी ये इसके रेसिप्रोकल दे रखे हैं, आप यहाँ से इनको याद कर सकते हैं। अगला जो चैप्टर हमारा होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होगा। अब यहाँ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे घन के ऊपर। किसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम? घन के ऊपर डिस्कस करेंगे, यानी क्यूब क्या होता है। तो क्यूब बेटा क्या होता है, यानी ये 3D फिगर होता है। कैसा फिगर होता है? 3D फिगर होता है। इसमें तीनों साइड क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी घन की जो भुजा है वो हमने क्या मान लिया? ए मान लिया। तो घन का आयतन क्या होगा? भुजा क्यूब होता है, यानी ए क्यूब हो जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला कि नहीं, बाहरी पोर्शन का क्षेत्रफल होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होगा। तो 4 इंटू में भुजा स्क्वायर होता है। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 6a स्क्वायर होता है। घन का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है? a√3 होता है। यानी अगर ये पूछा जाए कि घन में सबसे लंबी क्षण कौन सी रखी जा सकती है, तो यानी वो उसका विकर्ण ही हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे घनाभ के बारे में। तो घनाभ क्या होता है, यानी कि जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हों, वो क्या होता है? घनाभ होता है। तो घनाभ का जो बेटा आयतन होता है, घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, यानी LBH होता है। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? 2 ब्रैकेट में LB प्लस PH प्लस HL होता है। घनाभ का विकर्ण जो होगा √L² प्लस B² प्लस H² हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर का जो हमारी इसकी है, सिलेंडर जो दे रखा है, इसकी रेडियस स्मॉल r मान लेते हैं, ऊंचाई स्मॉल h मान लेते हैं। तो बेलन का आयतन जो होता है πr² होता है। और बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होगा बेटा? 2πRh हो जाएगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो होगा वो बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल गुणे 2 क्योंकि यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल 2 बार आ रहा है, ये 2 बार है इसलिए गुणे 2 कर दिया गया। तो 2πRh बेलन का वक्रपृष्ठ हो जाएगा प्लस 2πr², यानी 2πr कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में h प्लस r आ जाएगा। आगे हम डिस्कस करेंगे शंकु के बारे में। तो शंकु की बात करें, यहाँ पर रेडियस r मान लेते हैं और ये ऊंचाई h मान लेते हैं, त्रिज्या ऊंचाई l मान लेते हैं। त्रिज्या ऊंचाई का मतलब ये हो जाएगी, ये l जो तिरछी ऊंचाई होगी। तो शंकु का आयतन जो होता है वो शंकु का आयतन 1/3πr² होता है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बात करें हम, कि शंकु का जो वक्रपृष्ठ होगा वो कितना होता है? πRl होता है। और शंकु के आधार का क्षेत्रफल मतलब एक सर्कल ही बनेगा, तो यानी वो क्या होता है? πr² होता है। रिलेशन जो होता है एल एच और आर में, यानी तिर्यक ऊंचाई और रेडियस में जो रिलेशन होता है वो L² होता है H² प्लस का R² होता है। आगे हम बात करें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बेटा होगा वो शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, तो πr ब्रैकेट में L प्लस R होता है। आगे हम बात करेंगे स्फीयर की, यानी गोले की। तो गोले की रेडियस जो है स्मॉल r मान लिया है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होगा। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3πr³ होगा। यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। आगे हम बात करेंगे अर्धगोला के बारे में। नहीं, अर्धगोला क्या होता है? अर्धगोले की त्रिज्या स्मॉल r मान लेते हैं, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होगा। यानी गोले का क्या होता है? 4πr² होता है। तो अर्धगोले का क्या, इसका आधा हो जाएगा, 2πr² होगा। लेकिन अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करें तो ये तो बेटा 2πr² हो जाएगा, लेकिन πr² ये भी जुड़ेगा ना, तो यानी ये जो होता है वो 3πr² होता है। अर्धगोले का आयतन वो कितना? 2/3πr³ हो जाएगा। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर हम एंड करते हैं, और जो 2 चैप्टर रह गए हैं उनका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और महत्वपूर्ण फार्मूले, यानी बहुत जल्द हम आपके समझ कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।